बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के मंच पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग ने पिछले 23 वर्षों से लगातार नव रचनाकारों को, नई पीढ़ी को मंच देकर उन्हें प्रोत्साहित ही किया है। अनेक पुस्तकों का प्रकाशन और लोकार्पण इस मंच द्वारा हो चुका है। डायरी के पन्नों से सिमटी सिसकियों को भी हमने मुस्कान के साथ पहचान देने की कोशिश की है। इसी श्रृंखला में आज एक और सद्य प्रकाशित पुस्तक का लोकार्पण आप प्रबुद्ध जनों के बीच होना सुनिश्चित है। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की सचिव श्रीमती विद्या तिवारी से आग्रह करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विद्या दी माइक ऑन कर लीजिए। विद्या दी माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करके। हाँ। मंच को प्रणाम और माता सरस्वती को प्रणाम। उनकी वंदना से हम कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती। बहुत अच्छा, धन्यवाद विद्या दी, बहुत धन्यवाद। और अब बहुभाषीय साहित्यिक संस्था की बेहद सक्रिय सदस्य और एक आदर्श शिक्षिका, जिन्हें न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड को जिन पर नाज है, जिन पर गर्व है, भोजपुरी और हिंदी दोनों की ही प्रतिष्ठित कवित्री और गायिका श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि संस्था की तरफ से वे सदस्यों का स्वागत करें। आज बहुत सुधी श्रोताजन हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ नए लोग भी आज हमसे जुड़े हैं। ज्योत्सना दी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सबको नमस्कार। नमस्कार। और बहुत खुशी हो रही है इस सहयोग से मंच पर। सबको नमस्कार। और आज दिनांक, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही है। आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। ठीक है, आ रही है। सबको नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आज इस मंच से जुड़कर। और आज मेरी प्रिय अनुजा सरिता सिंह की किताब का लोकार्पण है। इस अवसर पर आज दिनांक 10/8/2021 के शुभ संध्या में इस आभासीय पटल पर सहयोग बहुभाषीय संस्था द्वारा आयोजित श्रीमती सरिता सिंह के काव्य संकलन देहरी पर धूप के लोकार्पण समारोह में आप सभी सुधीजनों का मैं हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं आज रानी सुनीता जी। इन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमशेदपुर से इनका
बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। पटना प्रवास से पहले कई वर्षों तक जमशेदपुर में हम सबों के साथ इनका सशरीर जुड़ी हुई थी, हम सबों के साथ सशरीर जुड़ी हुई थी। आपका इस आभासीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज पुस्तक लोकार्पण के साथ मंच संचालन के महती कार्य को संपादित कर रही हैं सहयोग की अध्यक्षा डॉक्टर जूही समर्पिता। जूही समर्पिता जी को किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शहर के अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के सूत्रधार के रूप में हम सभी उन्हें जानते हैं। यह वर्तमान में CBMS में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। सहयोग संस्था के स्थापना के समय से ही ये अपना अध्यक्षीय कार्यभार बड़े ही व्यवस्थित और सुंदर ढंग से निर्वहन किया है और कर रही है। आपका इस मंच पर जूही जी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं आगे बढ़ूं, पुस्तक पर वक्तव्य के लिए उपस्थित है हमारी बहुत ही प्यारी अपनी सी उमा सी किसलय, जो वर्तमान में रंगोली इंटरनेशनल स्कूल मेहसान गुजरात में प्राचार्य है। उमा जी भी पहले जमशेदपुर में ही थी। यहाँ के साहित्यिक कार्यक्रमों में हमेशा अपनी उपस्थिति देती रहती थी, बहुत सक्रिय भागीदारी रहती थी उनकी। इस कोरोना काल में भी आभासीय कार्यक्रमों में उनके साथ जुड़ाव बना हुआ है। आपका भी इस पटल पर उमा जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। कवित्री के व्यक्तित्व पर आज देरी पर धूप की कवित्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगी मेरी प्रिय अनुजा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अनीता शर्मा। मंच पर अनीता शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं सहयोग की और बहुत ही एक सुसज्जित और बहुत ही बेहतरीन शिक्षिका है आप। मंच पर उपस्थित है मेरी प्यारी दोस्त और सहयोग की सचिव मृदुभाषिनी विद्या तिवारी। इस आभासीय पटल पर आपके सरस्वती वंदना से मंच को सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, और इसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन का कार्य करेंगी। इस कार्य के लिए भी मैं आपको इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आती हूँ आगे, स्वागत कर रही हूँ आज इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु बनी मेरी प्यारी छोटी बहन सरिता सिंह जी का, जिनके पुस्तक देरी पर धूप का आज लोकार्पण हो रहा है। सरिता सिंह जी की लेखनी में धार है, विचारों में प्रगतिशीलता है और भावनाओं में आवेग है। वो आवेग जो संतुलित हो, शब्दों के आकार को ग्रहण कर अपने एहसासों को दूसरे के एहसासों के साथ ऐसे स्वीकार करता है जिससे सभी को यह अपना सा लगने लगता है। इनकी यह पहली पुस्तक है। आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी लेखनी और प्रखरता प्राप्त करे। आपके ही मंच पर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको शुभकामना देती हूँ एवं आशीर्वाद भी देती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, अभिनंदन और स्वागत है सरिता जी आपका। आखिरी में मैं इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार एवं सभी हमारे दर्शकगण, श्रोतागण बहुत सारे उपस्थित हैं। मैं उन सबका अपने हृदय तल से इस मंच पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत श्रोता पाठकगण, आप ही तो इस कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बार मैं पुनः इस मंच पर उपस्थित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आभार ज्योत्सना जी, इतने सुंदर स्वागत के लिए।
और अब समय है लोकार्पण का। और मैं अनुरोध करती हूँ कि जिनके पास भी पुस्तकें हैं वे कृपया अपना वीडियो ऑन करें और पुस्तक को कैमरे के सामने दिखाएं। जिस माइक ऑफ। सर, पुस्तक का लोकार्पण हो चुका है और अब मैं आमंत्रित करती हूँ पहले इस पुस्तक के विषय में डॉक्टर उमा सिंह किसले, जो आज हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हैं, आप इस पुस्तक के विषय में अपने विचार रखें। नई नई नवेली दुल्हन है सरिता, बहुत घबराई हुई है। पहला काव्य संग्रह है, पहला लोकार्पण है और बिल्कुल मैं देख रही हूँ उसी तरह सकुचाई शर्माई सी है जब किसी ने पहली बार इनका घूंघट उठाया होगा। तो उमा, आपका स्वागत है। आप इस पुस्तक पर प्रकाश डालें, तब जाकर सरिता कुछ अपनी सांस ले सकेगी। बहुत 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 आभार मेरा नाम लेने के लिए, मुझे स्थान देने के लिए कि आज मैं पुस्तक पर कुछ बोलूं। मैं आदरणीय मंच पर आसीन सभी आदरणीयों को सादर नमन निवेदित करती हूँ। शहर से दूर हूँ पर शहर दिल में बसता है, और दूर ही सही पर मैं जीती हूँ हर लम्हे को अपनों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आवाज़ देने के लिए। जुड़ी दी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सभी की जो टिप्पणियाँ थीं वो उत्साहवर्धक थीं, और देहरी पर धूप अपने में ही एक लाजवाब बिंब पैदा कर रहा है। आदरणीय सरिता सिंह जी ने बहुत नपे तुले शब्दों में जीवन को कितने अर्थों में जीती है नारी, उसका बिंब प्रस्तुत किया है अपनी वाणी, अपनी कविता के माध्यम से। आदरणीय डॉक्टर शांति सुमन जी ने संवेदनशील रचनात्मक प्रतिभा शीर्षक से संबोधित किया है देहरी पर धूप को, और अपने आशीषों से नवाजा है। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो आदरणीय जूही दी ने एक बहुत सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत किया, जिसे आगे बढ़ाया आदरणीय ज्योत्सना अस्थाना दी ने। मैं बात करती हूँ अब पुस्तक पर। देहरी पर धूप कविता संग्रह सरिता जी ने बड़े ही उन्माद के साथ उतारा है, जिसमें भीतर की छुपी हुई व्यथाएं, भीतर की छुपी हुई कई सारी प्रश्न चित्र मुद्राएं उन्होंने शाब्दिक जामा पिन्हाकर हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। नारी जीवन की जीवंत संवेदनाओं के बीच मुखरित मौन सत्य को उनकी कविताओं में आप देखेंगे। देहरी में धूप वाकई एक कर्मशील रचना है। ये कर्मशील क्यों? बहुत बड़ा एक बिंब है यहाँ, कर्मशील। ये कर्मशील क्यों? नारी कर्म व मौन की संस्कारित संघर्ष पथ को स्वीकार करती है। नारी अपने जीवन में सदैव ही अपने कर्म व मौन को संस्कारित करती है और संघर्ष पथ को झेलते हुए, स्वीकार करते हुए न जाने अपने कर्म को कितने रूपों में परिभाषित करती है। इसलिए नारी को संजीवनी, नारी को सुखद प्रणेता, जीवनदायिनी कहा जाता है। नारी जीवन दो धाराओं, दो घरों की दहलीज
का सम्मान होती है। और इन दोनों दहलीजों के सम्मान के लिए स्त्री स्वयं कैसे अपने को बोल देती है, उसका सुंदर बिंब आदरणीय सरिता जी की कविता में लक्षित होता है। शख्सियत कविता में वो कहती हैं, दो सिक्कों के खनक में मशरूफ रहे, हम घूंघट के दो शब्दों को तराशते रहे। वो महलों इमारतों में गुम रहे, हम बुरके में भी खुद को संभालते रहे। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा बिंब। पेज नंबर 14 पर उन्होंने एक छलावा पंक्ति लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, वो दिमाग से रिश्ते संभालते रहे, मैं दिल से निभाती रही। कितनी बड़ी बात है, मैं दिल से निभाती रही। कभी डरका भी कभी टूटा, कभी डरका कभी टूटा, वो सधे कदम चलते रहे, मैं टूट टूट कर बिखरती रही। अपने में उन्माद पैदा करती यह पंक्ति, कर्म की दहलीज पर आगे बढ़ती यह पंक्ति स्वयं में एक साकार चित्र प्रस्तुत करती है। शब्द और खामोशी को उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बदले न खुद को अपनी पहचान भूल जाएं, बदले न खुद को अपनी पहचान भूल जाएं, शनै शनै ही सही अपना स्वाभिमान भूल जाएं। किस लिए? जैसा कि मैंने आपको कहा कि नारी जीवन दो घरों की दहलीज जो है उसका सम्मान होती है। इसी बात को शब्द और खामोशी लक्षित करती है। रिश्तों का स्वेटर, ख्वाहिशें रही ऊनी धागों से रिश्तों में, रिश्तों की गर्म स्वेटर बुनने की, रिश्तों की गर्म स्वेटर। कितना सुंदर बिंब है यहाँ। उलझता चला गया, टूटता चला गया, सुलझाया कहीं, तोड़ा जोड़ा कहीं, ठंडापन लिए रंगहीन स्वेटर। अब ये स्वेटर शब्द और इस स्वेटर शब्दों में उभरी है जीवन की सच्चाई जो कई बिंबों में उन्होंने प्रस्तुत की है। ऐसी अनेक कविताएं, ऐसी अनेक रचनाएं इस पुस्तक में सिमटी हुई हैं। कहीं 2 शब्द हैं, कहीं 4 शब्द, कहीं 8, कहीं 16, लेकिन इन सबों में एक जीवन की यात्रा, एक जीवन का सत्य, एक नारी का कर्तव्य, एक नारी का बिंब लक्षित होता है। नकाब, पेज नंबर 20 पर उनकी कविता है नकाब, जिसमें वह कहती हैं, हर चेहरे पर एक नकाब क्यों है, हर चेहरे पर एक नकाब क्यों है, मौन में भी कई अल्फाज क्यों हैं। कितनी बड़ी बात है कि मौन में भी कई अल्फाज क्यों हैं, बंद है कई अनगिनत कहानियां, इन कहानियों के किरदार कई, वाकई कई किरदार निभाते हुए चलते हैं। और सुकून में तो वे लिखती हैं कि मृग मरीचिका सी ढूंढते रहे, खाक छानते रहे सड़कों की, घर के छोटे हिस्से में कैद थी वह सुकून। किस सुकून की तलाश में हम हैं? जो है हमारे पास उसे न तलाश कर हम संसार में मृग मरीचिका बन भटकते रहते हैं। ये अदृश्य भटकाव हमें कैसे जीवन से दूर करता है और वाकई जीवन के अर्थों को हम समझ नहीं पाते। सुकून शब्द, सुकून की पंक्तियां इस बात को आप सबों के सामने प्रस्तुत करती हैं। नेतृत्व में वह कहती हैं कि भीड़ है उद्देश्य विहीन, भीड़ है उद्देश्य विहीन, नेतृत्व है दिशा विहीन, ताकत है अर्थहीन, सांसें थम जाती हैं बनकर शब्दहीन, सांसें थम जाती हैं बनकर शब्दहीन। ऐसा कई बार स्त्री की दहलीज से होकर गुजरता है और परिवर्तन हमेशा कुछ न कुछ नया बिंब जोड़ता है। मंजिल नहीं है ये, कारवां है अभी, जीवन है मझधार में, साहिल मिलेगी कभी न कभी, जिंदगी एक जुआ है, कोई हारा है कोई जीता है, पलट जाता है कभी, पाशा भी परिवर्तित हो जाता है यह जीवन तभी। ये सुकून है, यहाँ सीख है कि अगर परिस्थितियां उजड़ी हुई हैं, अगर परिस्थितियां भटकाऊ हैं, अगर हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो परिवर्तन जीवन में अवश्य आएगा। अपनी समीक्षा में आदरणीय रानी सुमिता जी ने भी इस काव्य संग्रह का बड़ा ही मार्मिक ज्वलंत उद्देश्य से भरा हुआ
विवरण प्रस्तुत किया है। अपनी समीक्षा के दौरान उन्होंने इन सब अल्फाजों को समेटा है और बहुत सुंदर आलेख प्रस्तुत किया है, आशीर्वचनों के रूप में शब्दों की जादूगरी को कैसे समेटा है, यह हमें उनके वक्तव्य में भी दिखाई देता है। घर का एक कोना, छुपा छुपाई के खेल हो या कबड्डी खो खो, थक जाती ढूंढती घर का एक छोटा कोना। सब कुछ है, बड़ा परिवार है, संसार है, सब कुछ है, पर पता नहीं कहाँ एक सुकून लुप्त है जिसकी तलाश कर रही है नारी, कर रहे हैं हम। गुड़िया की ब्याह रचाती, उसके रंग संग रसोई सजाती, घर के उस कोने पर आधिपत्य जमाती, दौड़ भाग की दिनचर्या में, आलीशान घरों में, नौकरों के जमघट में ढूंढती उसे कोना कोना, तलाशती वह अपना कोना, विलुप्त हो गया उसका होना। यानी जब निराशाजन्य परिस्थितियां होती हैं, सारे सुकून में भी आपकी वास्तविकता कहीं खोती नजर आती है, तो ये पंक्तियां सुकून देती हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम क्या खोज रहे हैं, किसकी तलाश अभी भी बाकी है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं, कविताएं संग्रहित है इसमें। तलाश में वह कहती हैं, वो अंधेरों की बात करते रहे, वो अंधेरों की बात करते रहे, हम उजाले की तलाश करते रहे। एक तरफ जहां घर का कोना ढूंढ रही हैं कवियत्री, वहीं वह तलाश में एक ऊर्जा से हमें भर रही हैं कि वो अंधेरों की बातें करते रहे, हम उजाले की तलाश करते रहे। कितना आशावादी है। बंदिशें लाख क्यों न लगाएं, हम रास्तों की तलाश करते रहें। स्त्रियां रुकने का नाम नहीं है, प्रेरणा स्रोत हैं सबों के लिए, और एक शक्ति के समान शक्ति बन वह चलती है आगे, और कोई निराशा उसके पथ को रोक नहीं पाती। कहती रही दुनिया चलो मेरे मिजाज से, बहुत बड़ी बात है यह कि कहती रही दुनिया चलो मेरे मिजाज से, चाल अपनी हम अपने हिसाब से चलते रहे, खारे पानी सा जीवन है वर्षों से, हम तो मिठास की तलाश करते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने सरिता जी लिखी है कि समुद्र की तरह अटखेलियां आई नहीं अब तक, समुद्र की तरह अटखेलियां आई नहीं अब तक, सरिता बन शांत ही बहती रहे, सरिता बन शांत ही बहती रहे। बहुत बड़ा बिंब इन्होंने सागर और सरिता को परिभाषित करते हुए कहा है। सागर कठिनाइयों का प्रतीक है और सरिता बहने का नाम है, और साथ ही साथ इन्होंने इस बिंब के माध्यम से पूरी की पूरी कविता को जीवंत बना दिया। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कम शब्दों में बड़ी मारक बातें कही हैं। नादान परिंदे में वे कहती हैं कि ऐ नादान परिंदे जरा धीरे धीरे उड़। जो कमसिन है, कुमारी है, जिसे जीवन का अनुभव नहीं है और संघर्ष पथ पर बढ़ गई है, उसे उन्होंने नादान परिंदे से कंपेयर किया है, यानी उसकी तुलना की है, और कह रही है कि नादान परिंदे, ऐ नादान परिंदे जरा धीरे धीरे उड़, हौले हौले से उड़, पंख तेरे कोमल हैं, पंख तेरे कोमल हैं, संभल संभल कर उड़, घोंसलों में जो महफूज था अब तक, घोंसलों में जो महफूज था अब तक, खुली हवाओं का रुख भाप कर उड़, ऐ परिंदे तू पंख फड़फड़ा के उड़। ये नौसिखिए को शिक्षा देती कविता है। अबोध बचपना, नवजीवन में प्रवेश करती युवती, संघर्षों के पथ पर चलने वाला हर एक जो अनुभवी नहीं है, उसको एक नादान परिंदे से सीख मिलती है। इसमें हर युवा पीढ़ी को एक शिक्षा है। अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री के लिए तो ये हर स्त्री के लिए यह मोड़ आता है जब वह किसी नौसिखिए जीवन में, कर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो बहुत सुंदर सीख के साथ उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। बेटी अब बुलाना ना, बेटी अब मुझे बुलाना ना, अब ना कहना माँ माथे पर तेल लगा दो, अपनी उंगलियों से सर को सहला दो, अब कांपती है मेरी भी हाथें, जब दबाती हैं नैन
मेरे अंतःकरण की पीड़ा दे माँ अब बुलाना ना। है ना, बहुत भावुक करती सी यह पंक्तियां। और आगे बढ़ते बढ़ते वह दो दो पंक्तियों में भी बहुत कुछ कह देती हैं। रंग बदलने का कुछ हुनर जान पाते, बिखरे कई रिश्तों को फिर से समेट पाते। वाह, कितनी खूबसूरत बातें उन्होंने कही हैं कि रंग बदलने का कुछ हुनर जान पाते, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से समेट पाते, और अगर समेट पाते तो वाकई रिश्ते फिर से जीवित हो उठते। तो रंग बदलने का गुण तो नहीं है, क्योंकि वह तो गुण गिरगिट को मिला है। हम तो रंग भरने का काम करते हैं। बहुत ही संवेदनशील पंक्तियां आपने उकेरी हैं जज्बातों के साथ, जो जुड़ती हैं हमें और जोड़ती हैं हमें। और कहीं ना कहीं ये अल्फाज हमें हमारे कर्म क्षेत्र के साथ जोड़ते हैं। तपिश से झुलसे पैर बार बार, कहती हैं सरिता जी कि तपिश से झुलसे हैं पैर बार बार, आंधियों में थपेड़े खाए कई बार, बदरी बन नैनों से बही है बरसात भी, आया वसंत वर्षों बाद इस बार भी, आया वसंत वर्षों बाद इस बार भी। वाकई स्त्रियां न जाने कितना कुछ सह जाती हैं, आंचल में बांध लेती हैं, आंसू भले ही गिरे झरझर कर, लेकिन वो सारी संवेदनाएं कलुष रहित होती हैं, सारी संवेदनाएं समर्पण के लिए होती हैं। बहुत उम्दा पंक्तियां सरिता जी, आपने इन कविताओं में, इन पंक्तियों में जीवन के जज्बातों को जिंदा रखा है। बहुत सुंदर पंक्तियां। कहती हैं आप कि दिल के कोने में थोड़ी सी बचपन अब भी है, दिल के कोने में थोड़ा सा बचपन अब भी है, निकालती उसे धीरे धीरे, छुपाती सबों से, घर के एक हिस्से में सहेजती हूँ वर्षों से, रहती जब उसके संग पूछती नहीं सवाल, रूठ कर कहीं खो न जाए। कितनी बड़ी बात है कि प्रश्न करने से कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कुछ रूठ न जाए। ऐसी अनंत तस्वीरें उन्होंने जीवन से जुड़ी, खामोशियों से जुड़ी, संघर्ष से जुड़ी कही है उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ। वह कहती हैं मुखौटों के माध्यम से कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और दिखाते हैं लोग। वाकई ये बिंब तो आपको हमेशा अपने आसपास अनगिनत रूपों में मिल जाएगा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अंदर के कुछ बाहर से कुछ और दिखाते हैं लोग, सब्ज बाग की दुनिया में खुद को सैर कराते हैं लोग, अपने आप को रात दिन भरमाते हैं लोग, खोखली रिश्तों के रंग रोगन जगाते हैं लोग, अब तो आईने से भी खुद को बचाते हैं लोग, पैसों के खातिर रिश्तों की अर्थी उठाते हैं लोग, अपने चेहरों पर रोज नया मुखौटा लगाते हैं लोग। ये बदलाव जो है हम और आप देख रहे हैं कि ये जो आर्थिक जिज्ञासा और एकलवाद समाज में फैल रहा है, उसकी जीवंत तस्वीर है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, तरक्की भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम आज अपने समाज में अगर देखें तो सामाजिकता यानी परिवारवाद जो है वो सिकुड़ रहा है। अगर एक परिवार में एक क्या नाम है, आप अगर कहते हैं कि एक छोटा परिवार भी है, तो उसमें भी बच्चा, बेटा बेटी, माँ बाप सब अपने अपने मोबाइल की दुनिया में, अपने फेसबुक फ्रेंड में, अपनी दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ खोया है, लेकिन आपस में उन्हीं को संवाद करने का समय नहीं है। तो खोती हुई ये जो खो रहे हैं हम इस समय में, उसे प्रस्तुत करने की बहुत सुंदर पेशकश कम शब्दों में आदरणीय सरिता जी ने की है। कुछ और बात होती बिखरे बोल एक सुर में गाती, तो कुछ और बात होती बिखरे मोती की एक माला बन जाती, तो कुछ और बात होती। ऐसे अनेक शब्द उन्होंने इस कविता संग्रह में डाले हैं, और हर कविता अपने में कई बिंब पैदा कर रही है। और साथ ही साथ वह कहती हैं कि किसी झरोके से धूप तो आएगी कभी ना कभी, किसी झरोके से, एक उम्मीद की बात है जहां वो उम्मीद से भरी हैं और एक हौसला दे रही हैं कि किसी झरोके से धूप तो आएगी कभी ना कभी, दुखों की बदली रिक्तता छटेगी कभी
कभी ऐसा होगा कि फिर ये सारा कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है, सब में परिवर्तन है। कुछ ठेस तो लगे, मन लहूलुहान तो हो, कुछ ठेस तो लगे, मन लहूलुहान तो हो, तार तार पोर पोर झंकृत तो हो, तो होकर सुकून नई रचनाओं का निर्माण फिर होगा। ऐसी बात वह कहती हैं और कई ख्वाहिशों को समेटे उनकी बातें आगे बढ़ती हैं और एक शून्य पर अटकती हैं, जहां वह कहती हैं कि मैं एक शून्य हूं, मैं एक शून्य हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व विहीन भटकती रहती हूं, अस्तित्व विहीन भटकती रहती हूं, कभी इस छोर कभी उस छोर, गली गलियारों में, सड़कों पर, लेकिन वजूद मिल नहीं पाता। पुनः जाती हूँ सपनों में, यथार्थ के संपूर्ण परिवेश में, धरातल भी अपना कोई मिल नहीं पाता, जिस पर खड़ी रहूं अपना कहूं। और अंत में उनकी पंक्ति है, पीछे के हर साथ में ऊंचाइयों पर बढ़ती जाऊंगी, एक उज्जवल क्षितिज की ओर अग्रसर होती जाऊंगी। ये भविष्य की बात वह कहती हैं, यानी सारे शून्य से शुरू होकर जो आशा, जो निराशा है, उसे आशावाद में बदलती हुई अंतिम पंक्तियां और उजाले की ओर, उजाले की तलाश में आगे बढ़ जाती हैं कवयित्री। और इस तरह से कोरा कागज, माँ और लगता है अब फिर से कहकर वो बहुत सारी बातों को दोबारा रेखांकित करती हैं। ऐसे अनंत मोड़ों से गुजरती हुई उनकी रचना धर्मिता न जाने कितने सारे संवाद करती है, कितनी जगह गांठें खोलती हैं, कितनी जगह आंसू पोंछती हैं, और कहीं लगातार निर्झरी की तरह आंसू भी बहाती हैं और जीवन में चेतना का संचार, गुमी हुई निराश आशाओं में भी चेतना का संचार करती हुई उनकी पंक्तियां कहती हैं, मौन भी गुनगुनाती है। वह कहती हैं कि मौन भी गुनगुनाती है, सन्नाटों को चीरती है, झिंगुर की आवाज मानो गुनगुनाती है, बच्चों की वात्सल्य भरी अटकेलियों में मौन मुस्कुराती है। शब्द निरर्थक हो जाएं घात प्रतिघातों से, शब्द निरर्थक हो जाएं घात प्रतिघातों से, मौन स्वयं में एक शब्द बन जाती है। ऊंची उड़ान दौड़ भाग के जीवन में मौन सुकून भी ठंडक दे जाती है। आरोप प्रत्यारोप से जब दिल छलनी हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप से जब दिल छलनी हो जाता है, मौन मलहम लगा जाती है, मौन मलहम लगा जाती है। यानी वाकई आवाज खनक झगड़ा लड़ाई का कारण बन जाती है, लेकिन अगर आप कुछ पल के लिए सारी विवादित चीजों को मौन धारण कर लें तो संभवतः रास्ते स्वयं सुकून के निकल आएंगे। उन्हीं पंक्तियों को उन्होंने यहाँ पे उकेरा है अपनी इस कविता में। और स्पर्श में वह कहती हैं, पंक्तियों का अंत है कि आस पास ही पाती हूँ जहां तुम्हें तलाशती थी, वह एक स्वप्न था जहां तुम गुम थे, आज यथार्थ है, दिल के बहुत करीब पाती हूँ तुम्हें। जब हम यथार्थ देखते हैं तो स्पष्टता सामने दिखाई देने लगती हैं। ऐसी कविताएं इस काव्य संग्रह में एक एक कथन को से हमें जोड़ती है, जीवन से जोड़ती है, मूल्यों से जोड़ती है और कहती हैं वह चाहत कविता में, कैसे कहूं प्यार अब नहीं है, कैसे कहूं प्यार अब नहीं है, कैसे कहूं इंतजार भी नहीं है, यादों के समंदर में गोते लगाए कई बार, यादों के समंदर में गोते लगाए कई बार, कैसे कहूं सीपियों का इंतजार नहीं है, देखती कई बार ठिठकती हर बार, फिर कैसे कह दूं चाहत इस बार नहीं, देखती हूँ चेहरों को हर बार, कैसे कह दूं चेहरे पर प्यार का दर्द इस बार नहीं है। ऐसी अनंत कविताएं हैं, अनगिनत कविताएं हैं जो जोड़ती हैं हमें, और पंक्तियां आपस में ही बहुत सारी बातों का उद्घाटन कर देती हैं। यादों में वे कहती हैं कि यादों में ही यूं ही कोई नहीं आता, तपते रेगिस्तान में चला होगा शायद, यादों में यूं ही कोई नहीं आता, तपते रेगिस्तान में चला होगा शायद, पैरों में मेरे साथ उसके भी छाले होंगे। बहुत ध्यान देने योग्य पंक्ति है यह कि पैरों में मेरे साथ उसके भी छाले होंगे,
आंधियों ने उसके भी रेत में के कण समाये होंगे, ठिठुरते हुए कई रात मेरे इंतजार में गंवाए होंगे, मेरे अनायास कोई याद नहीं आता, मुद्दत लगे होंगे दिल के झरोखों तक पहुंचने में, डायरी के कुछ सूखे गुलाब यूं ही नहीं मुरझाया करते। कितनी बड़ी बात है। ऐसी अनंत कविताएं इस धारा प्रवाह संग्रह में चल रही हैं, कहीं वजूद को तलाश रही हैं, कहीं बंद कमरों के दरवाजे खोल रही हैं, कहीं भीड़ में स्वयं को तलाश रही हैं, कहीं मौन में स्वयं को तलाश रही हैं। ये खामोशियां शब्दों में प्रस्तुत हैं, जीवन गाथा कह रही हैं, कई अनगिनत कहानियों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, समेट रही हैं कई भावनाओं को। जब भी फूटती है खामोशियां तो माँ कहती है, ऐसी कई सारी बातें ये अपनी कविता में समेटे चल रही हैं। बहुत सुंदर संग्रह, बहुत सुंदर काव्य रचना, देहरी पर धूप वाकई एक ऊष्मा पैदा कर रही है हमारे भीतर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ऐसी साहित्यिक रचना की है जिसके शब्द शब्द कहीं कहीं अपरिपक्वता भी है, परंतु फिर भी उस अपरिपक्वता में एक मौन समर्थन है, एक संवेदना है, एक शिक्षा है जो हमें जोड़ रही है, हमको ही हमसे जोड़ रही है। ऐसी बातें आपके इन सभी पंक्तियों में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुस्तक पर कुछ कहने का अवसर दिया और संभवतः मेरी बात आप तक पहुंची होगी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः सरिता जी, आपको देहरी पर धूप का कविता संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। इस तरह से आपकी कलम चलती रहे और हम फिर से आपकी पुस्तकों के साथ जुड़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत सुंदर। डॉक्टर उमा सिंह किसले जी, आज आपने इतना वक्त दिया। मैं देख रही थी आप शायद स्कूल के ही ऑफिस में हैं और इतने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। आप प्राचार्य हैं और गुजरात में एक बहुत प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल में हैं। तो आज हम लोग आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना समय दिया और इतने विस्तार से आपने पूरे पुस्तक की समीक्षा भी की और सरिता को आशीर्वचन भी दिए और उसकी कई पंक्तियों को आपने उद्धृत किया। वाकई 21वीं सदी में भारतीय महिलाएं यदि अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, यदि अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हैं, यदि अपनी आवाज़ ऊंची करती हैं, तो पुरुष उसे हमेशा ही दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हवाओं के बहने, लहरों के बनने, फूलों की और फूलों के सुगंध को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही किसी की प्रतिभा को कुचला और दबाया नहीं जा सकता। सही बात। ये सरिता सिंह में वो प्रतिभा थी और हम सभी औरतों के साथ ये ऐसा अक्सर होता है कि हमारी सिसकियाँ कभी तकिए के नीचे रखी मीना कुमारी की डायरी के रूप में प्रकाशित होती है और कभी उनकी दबी कुचली हसरतें तस्लीमा नसरीन की लज्जा बनकर छप जाती हैं। देहरी की धूप आंगन तक पहुंच नहीं पाती और उसके जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाती। हम आभारी हैं डॉक्टर उमा सिंह किसले जी का, जिन्होंने देहरी की धूप को हम सब तक पहुंचाया और इतनी विस्तृत समीक्षा भी की और पंक्तियों को उद्धृत भी किया। जाने क्या खास थी सरिता की साहित्य धारा में, या आप सब उनको पढ़ते होंगे। फेसबुक पर सरिता खूब लिखती हैं, खूब व्हाट्सएप पर इनकी पंक्तियां हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी कविताओं के पीछे जो मर्म है, जो दर्द है, उसे समझने के लिए एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम समय में सरिता ने बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग में अपने कुछ निकट घनिष्ठ मित्रों को चुना और उनमें से एक हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा को बहुत
प्यार से, सम्मान से आमंत्रित करती हूँ कि वे सरिता के व्यक्तित्व पर कुछ बोलें। डॉक्टर अनीता शर्मा आज हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हैं। अनीता जी, शुभ संध्या। शुभ संध्या। तकनीकी पटल से जुड़े सभी को मैं अपना यथोचित अभिवादन प्रेषित करती हूँ। सरिता जी के व्यक्तित्व पर बोलने के लिए कहा गया है। पुस्तक पर उमा जी ने पहले कहा, व्यक्तित्व पर मैं प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पंक्तियां सरिता जी के ऊपर आज इस तकनीकी पटल पर भी जब लोकार्पण हो रहा है तो बहुत मायने रखती है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। अरे वाह, क्या बात है। जमशेदपुर के विभिन्न साहित्यिक पटलों पर अपने गंभीर चिंतन और गंभीर प्रस्तुतियों के लिए जानी जाने वाली सरिता सिंह जी विशुद्ध गृहिणी हैं। मैंने इसलिए विशुद्ध कहा कि इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का दायित्व भी विभिन्न परिस्थितियों में बहुत भली भांति निभाया है और बहुत बेबाक अपनी अभिव्यक्ति रखती है। यूं तो अगर कहा जाए तो स्त्रियां भावप्रवण होती हैं और अंधेरे में और उजाले के बीच सामंजस्य स्थापित करना बखूबी जानती है। सरिता सिंह भी अपने इस स्त्रियोचित स्वभाव से कहीं भी अलग नहीं है। स्त्रियों की स्थिति और उनकी अवस्था पर अनेकों मन में बातें उठती हैं, पर कितने लोग हैं जो अभिव्यक्त कर पाते हैं। बहुतों के मन में कोलाहल है, क्लेश है, लेकिन अभिव्यक्ति का साहस मैंने देखा कि मित्र कहिए, अनुजा कहिए, ये सरिता सिंह जी में है। इन्होंने स्त्रियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि आज भी नाम है तन्मय की मम्मी तो कभी रोली की मम्मी, नाम है वोटर कार्ड पर बैंक की नॉमिनी पर। और ये जो प्रश्न है सरिता सिंह जी के द्वारा उठाया गया, हम लोग, मैं भी 20 वर्षों से नौकरी भी करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी बात बहुत सोचने के लिए विवश करती है। अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल झिझोड़ता होगा कि सचमुच ऐसा ही है। तो सरिता जी का यह जो सवाल है वह लाजवाब है। सरिता जी से मेरी मुलाकात बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के मंच पर ही हुई और मैंने इनको स्वयं में उस समय वहां पर एकदम सिमटे हुए से देखा था। और जूही दी ने कहा कि अब सरिता अपना काव्य पाठ करेगी। पता नहीं, कुछ अजीब सा मुझे लगा कि क्या सुनाएंगी। मतलब जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल सच्चे शब्दों में कह रही हूँ कि इतना सिमटा सा व्यक्तित्व मुझे दिखा तो मुझे लगा कि पता नहीं माइक थाम भी पाएंगी या नहीं। ये मेरे मन की बात थी। और जब उन्होंने अपनी कविता सुनाई तो छोटी सी कविता, लेकिन इतना बड़ा संदेश और इतनी गहराई से कह गई कि मैं अवाक सी देखती रह गई। यूं तो मेरी आदत बहुत किसी के बीच घुसने की नहीं है। मतलब मैं बहुत मेरी फ्रेंडशिप है, सब कुछ है, लेकिन मैं निजी जीवन और इस पर बहुत ज्यादा जाती नहीं हूँ। लेकिन इनकी अभिव्यक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने इनके बारे में जानने की चेष्टा की। धीरे धीरे इन्हें जिस गंभीर चिंतन के साथ देखा, उसके पीछे का इनकी उदासी, इनका संघर्ष भी देखा। और आज यह देहरी पर धूप जब इस तकनीकी पटल से लोकार्पित हो रही है पुस्तक, तो मैं जरूर ये कहूं कि इसका श्रेय सरिता जी की मेहनत के अलावा जूही दी के मार्गदर्शन को भी जाता है। बहुभाषी
राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था सहयोग, जैसा कि दीदी ने बताया, 23 वर्षों से नवोदित साहित्यकारों को मंच देती है। तो यह दीदी के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि सबकी मनोवृत्तियों को समझकर और वह सब अपनी इसी चिर परिचित मुस्कान के साथ बढ़ाती है। सरिता सिंह जी का लेखन का फलक काफी विस्तृत है। अगर सिर्फ कहने को ये संग्रह है, लेकिन परिपक्वता में ये काफी आगे हैं। इनके इस काव्य संग्रह में वहाँ है, नारी उस रूम में हम रखें, नारी जीवन की जीवंत और भावप्रवण उस रूम में देखो तो अभिव्यक्ति है। प्लेट में मिर्चा रखे हैं, ले दो तो हरा। हम लोग भी ये बात मानते हैं कि हमारा समाज जो है वह पितृसत्तात्मक समाज है। आज भी स्त्रियों को रिश्तों में बांधकर ही रखा जाता है, या रिश्तों में बंधकर ही वह पहचान पाती है। अपनी पहचान कितने लोगों को मिली हुई है, लेकिन सरिता सिंह जी का स्त्री मन सहजता से ये नहीं स्वीकार पाता है, और जब जब यह अकुलाती हैं तब तब ये अपने भावों की अभिव्यक्ति अपनी लेखनी के माध्यम से उद्धृत करती हैं। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में अपनी रचनाओं के माध्यम से ही सही, पर ये अपनी आवाज को बुलंद करती है। मैंने बहुत बार देखा है कि किसी चीजों के लिए ये फोन करके मुझसे बहुत देर बातें करती है कि ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन कभी भी सरिता सिंह जी को मैंने इस महिला सशक्तिकरण में अपने पति को छोड़कर आगे जाते नहीं देखा है। वह साथ लेकर चलना चाहती है, उनके साथ चलना चाहती है। व्यक्तिगत तौर पर सरिता जी कहती है कि मुझे कुछ ठोकर ने मजबूत बनाया है, और मैं भी इस बात को महसूस करती हूँ कि इन्होंने अपने अवसाद पर विजय पाया, तभी इनकी लेखनी इतनी प्रखर हुई। अगर इन्होंने एकदम अल्प समय में अपनी पहचान बनाई है। सरिता जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूं तो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बच्चन पाठक सलील सर को नहीं भूल सकता है, जिन्होंने सरिता जी की डायरी के पन्नों को अखबारों तक या स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद की। और सत्य बात यह है कि जिस समय एकदम शुरुआती दौर लेखन का शुरू होता है, तब कहीं ना कहीं लेखन के पीछे जो मेहनत होती है, जो सृजनशीलता होती है, उसमें एक माँ का सा भाव होता है। माँ हमेशा यह मानती है कि उसके बच्चे को सब कोई अच्छा बोले। माँ को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अपनी अपनी रचनाएं हर लेखकों को अच्छी लगती है। तो लेखक भी चाहते हैं कि उनकी रचनाओं की प्रशंसा हो या उस पर कुछ प्रकाश डाला जाए, कुछ कहा जाए, वो यूं ही लिखकर डायरी के पन्नों में न पड़ी रहे। तो यदि ऐसे समय में कोई मनोबल बढ़ाने वाला मिले, कोई मार्गदर्शक मिले जो सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करे बल्कि उनकी रचनाओं को तराशे, काटे, छांटे, और इस काट छांट के लिए कई संस्थाओं से सरिता जी जुड़ी है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो उन्हें कभी भी बुरा नहीं लगा कि किसी ने उनसे कहा हो कि सरिता जी इसको ऐसे थोड़ा सा ठीक करते तो अच्छा। जी जरूर, कोशिश मैं करूंगी, इसको मैं ऐसे करूंगी। ये बात मैं हमेशा उनमें मैंने हमेशा सीखने की ललक देखी है, और जिस व्यक्ति में सीखने की ललक हो उसको कोई भी उसको रोक नहीं पाता है। तो मैंने हर समय इनकी जो देहरी पर धूप है उस कविता को, काव्य संग्रह को मैंने पढ़ा, चूंकि उमा जी ने बहुत विस्तार रूप से इस पर प्रकाश डाल दिया है, इसलिए उनकी पंक्तियों को मैं नहीं दोहराऊंगी। लेकिन यह पुस्तक पठनीय है, इसे सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने इस रचना धर्मिता में बिल्कुल लेखकीय धर्म का पालन किया है।
जो इनका स्वभाव है बेबाकी से इन्होंने उसमें अपनी अपनी बात कही है और हर चीज पर, हर पहलू पर इन्होंने प्रकाश डाला है। कभी ये माँ के सामने अल्हड़ बन जाती है, तो कभी पति के सामने कहती है कि तू पतंग की डोर बन जा। कभी ये भी कहती है कि ख्वाहिश रही ताउम्र छत्र छाया में पनपने की, आपने दामन जो झटका मेरा आकाश मुझे मिल गया। तो जीवन के हर पहलू को इन्होंने अपनी इस पुस्तक में समेटा है। और अगर मैं कहीं कहूं कि इन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, तो यह कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बार बार कहती हूँ कि सरिता जी का जल्दी ही दूसरा काव्य संग्रह भी आए, और सरिता जी के लिए चलते चलते दो पंक्तियां कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। सरिता जी इन्हीं पंक्तियों पर चलती हैं। मैं पुनः इन्हें शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता, बहुत सही कहा आपने, बहुत सुंदरता से, बहुत सही पहचाना है आपने सरिता को। और मुझे लगता है वो भाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरिता। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर साहित्यिक मंच पर वाहवाही बटोरने वाली सरिता ने जमशेदपुर के साहित्य जगत में बहुत ही अल्प समय में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है, जैसा डॉक्टर अनीता शर्मा ने कहा। और सही बात है, देहरी की धूप अब साहित्य के आंगन में खूब खेलेगी, क्योंकि सरिता की ही पंक्तियों में वह अंधेरों की बात करते हैं, हम उजाले की तलाश करते हैं। बंदिशें लाख क्यों न लगाएं, हम रास्तों की तलाश करते हैं। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी सरिता सिंह का। आप अपनी पुस्तक पर 2 शब्द बोलें। आप बताएं आपको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आपने लिखना शुरू किया और कैसे इस काव्य संग्रह का प्रकाशन हो पाया। मैं जानती हूँ सरिता, आप का यह पहला काव्य संग्रह है और एक एक्साइटमेंट जो आपके अंदर है उसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उस खुशी को, अपने विचारों को हम सब के साथ साझा करें। सरिता सिंह। दीदी को प्रणाम करती हूँ। पहले तो ज्योत्सना दीदी, आप और अनीता जी हैं, उमा जी हैं, इतना अच्छा मैंने बोली कि अब हमको बोलने के लिए तो मेरे पास ऐसे भी थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन बहुत कुछ जितना हम है नहीं, परिचय हो कविता के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया है। भी मेरा तो किताब होता ही नहीं। जो अनीता जी सही बोली कि अगर जूही डी नहीं रहती तो है तो 2 आदमी एक किताब देहरी पे खूब अगर मेरे हाथ में है तो 2 आदमी का योगदान है कि आप एक बार आशा दी भी सबसे शुरुआत में टोकी कि तुम्हारा कविता हम देख रहे थे पहली बार जब अम्मा के साथ हम तस्वीर खिंचवाए थे सहयोग के कार्यक्रम में, तो वहीं पास बोली। और मेरे एक हस्बैंड का था कि वो किताब तो फेसबुक में रचना डालती किताब नहीं तो मेरा किताब उस तरह का हम सोचे भी नहीं कि कभी किताब में माने आ सकता है किताब के रूप में। एकदम मैंने कैसे बोले, हमको तो अभी भावुक मन से तो पहले हम अम्मा को याद कर रहे हैं, बच्चन पाठक सलील सर को याद कर रहे हैं, नमदेश्वर सर को याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मृदुला सिन्हा, अगर उनके हाथ से ये किताब का छपना ही मृदुला सिन्हा के आगमन के लिए तय हुआ था। संजोग होता है जो होता है, शायद नाम के अनुरूप है कि देहरी पर लोकार्पण की देहरी पर ही होना था शायद किताब का। जिस समय थे सोचे नहीं थे कि देहरी पर लोकार्पण होगा, लेकिन ये नाम के अनुरूप ही शायद एक घर पे लोकार्पण इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है। मैंने ये चीज उनका बात नहीं कर सकते, लेकिन
जब भी निकले घर से तो मैंने हमको कहीं लगा ही नहीं कि ये है। तुलसी भवन जब पहले पीछे पंक्ति में बैठे थे, उस जगह से आके आगे बैठ आपका हाथ से खिलाना एक बहुत बड़ा चीज है कि यहाँ मैंने रचना की पहचान होती है, कहीं नहीं, कोई आडम्बर नहीं। एक थाली में ली है, आप खिलाइए, इस मैंने लगा कि यहाँ पे पूरे किताब छपवाओ। फिर घर में भी हस्बैंड का जिद था, इतना दिन से लिख रही हो किताब है, लिखे कैसे? हम किताब में भी लिखे कि हमको अनुभव किताब मैंने कविता है। क्लास में बच्चन पाठक सलील अगर समझे तो बोले कि प्रभात खबर में भेजो आकाशवाणी, फिर विराम बीच में 5-6 साल पहले बोले कि पहले भेजती थी, अभी क्यों नहीं भेज रही हो? हम उधर ही जाएंगे, हम डाल देंगे। तो ये दूसरा जो मोबाइल ये हो रहा है तो उनका नाम ले रहे हैं या मेरा कुछ दबाव है, जो है सच्चाई है कि बोले नहीं तो फिर वो रहता। और शायद इतनी संख्या में रचना किताब के रूप में आ पाता। तो हम पहली वाली कविता कुछ 6-7 डाल दी है, वहां से खबर आया, उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से हुआ। और अनामिका प्रभात को भी मैं नहीं पूछ सकती कि पड़ोस में रहती, बात किए तो बोले सहयोग थे। और जुड़ने के बाद ही तुरंत ही मैंने जुड़ना था। और आशा दीदी बोली कि किताब के रूप में लोग घर में बोले थे, समय से ही हम ये सब पीछे पड़े रहते थे। आज किताब के रूप में लोकार्पण के लिए है। तो परिवार को भी धन्यवाद है कि मैंने इस तरह से, ये नहीं था कि हाँ है, अगर कुछ है तो हर तरह का कविता है। जो अनीता जी सही बोली कि पतंग में डोर बन जा, क्या है क्या। जब लिखना था तो मैंने हर तरीका से जो जब जैसा हुआ है ईमानदारी से, मैंने कहीं बदलाव नहीं, कुछ नहीं, जो जाना। लेकिन हर चीज है, जैसे है मेरी एक रचना है जो मुझे पसंद, बहुत सारी रचना है, सिर्फ मैं संवेदनशील नहीं। दूसरी है कि रानी ये है, उनका हम एक बात है कि इससे करती है। तो कुछ जैसे बोली है कि उमा जी की माने एक भीड़, उद्देश्यहीन भीड़, तो कहीं ना कहीं ये जितना दायरा है, अब जब निकल रहे हैं तो माने जगह का भी हमको अनुभव होगा, तो वो सब भी शायद अगर आने वाले समय में अब माने अभी उसको बोले सकता है कि छोटा सुकोमल बच्चा वाला है बिना माने अभी उमा जी हल्का सा ही सारा माने अब थोड़ा मेरी रचना लिखना है, थोड़ा सा भी अपने आप में अभी हम तो बहुत शुरुआत ही है। फैन बंद कर लीजिए सरिता, फैन बंद कर लीजिए, आवाज अच्छी आई। ठीक है, अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। तो आगे मेरा बहुत सारे रचना जो ऐसा हुआ कि वो मृदुला सिन्हा का आने का जो लगा कि आना है 1 महीना में, हम जल्दी करके व्हाट्सएप पे भेजे, लेकिन मेरी रचना रहती है तो जो और रचना देनी है, तो कुछ जो डायरी में रहनी चाहिए बाद में हमको अभी मिल रहा, ये जाना चाहिए। तो उस समय हम भेजते गए कि बोली कि और पेज बच जा रहा है मैडम, को भेजते गए। कुछ रचना जो नहीं जानी थी उसको भी गई, और जो जहाँ किताब में जिसको आना था वो आ चुका है, लेकिन उसके बाद टाइम लगा। और शायद किस्मत की बात है कि हम ऐसे ही मैसेज किए थे शांति सुमन जी को, और उनका अपनापन और स्नेह है मुझ पर कि फेसबुक से, उस कोरोना काल में फेसबुक के माध्यम से वो मेरा कविता ली, PDF बना के मुझे भेजी। ये शब्द में मैं 2 शब्द में उनको धन्यवाद कर भी नहीं सकती। मैं इतनी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरी किताब की शोभा बढ़ा रहा है। और रानी सुमिता का भी की आभारी हूँ कि एक दिन में मैंने, चूंकि वो मेरी रचना को पसंद करती हैं, तो मैं बोली कि आप समीक्षा करें,
वो भी लिखी कि कुछ हम अलग है, अभी कुछ अलग कर रहे हैं, जैसी कुछ अलग लय में मेरी कविता जा रही, उनका प्रोत्साहन आ जा रहा है सार्वजनिक फेसबुक में। तो वो चीज लग रहा है कि माने हम हैं कहीं नजर में है कि सब आगे बढ़ना चाहता है। कल्याणी जी भी है, हमेशा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, माने प्रोत्साहन है कि यहीं तक नहीं रुकना है। तो वो चीज है, अभी समय है रहा अवसाद का, तो निकल के सबका साथ मिला परिवार का बाहर, तो वो चीज तो अभी नहीं है। जीवन में मजबूती बनने के लिए घटना था, शायद अगर हस्बैंड उस समय नहीं निकाले रहते, कविता के लिए ही नहीं, ऐसे भी क्षत्रिय समाज में जबरदस्ती नहीं जा रहे थे, तो निकालने क्या है। अब वो निकला हुआ पैर अब थोड़ा सा रोक भी नहीं रहे, लेकिन निकलना उन्हीं की वजह से हुआ। अगर ये दूसरा पारी है तो एक रचना उनको ही मैं समर्पित कर रही हूँ, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। बस, मैं ना सीखो स्कूटी कार पिया, मैं ना सीखो स्कूटी कार पिया, क्योंकि कदम तो वही निकाले है, परेशानी उन्हीं को हो रही है, तो बस रचना ही लिख। मैं ना सीखो स्कूटी कार पिया, तेरे साथ ही और पीछे बैठूं हर बार पिया। लाख अदावत करो, किताब में ही है, पेज नंबर 57। लाख अदावत करो या शिकायत हो, मनुहार की चाशनी भूलेगी हर बार पिया। बहाने बनाओ या समय का अभाव गिनाओ, बहाने बनाओ या समय का अभाव गिनाओ, साथ रहने का बहाना बना लूंगी ही हर बार पिया, साथ रहने का बहाना बना ही लूंगी हर बार पिया। प्रगतिशील नारी का उदाहरण दो या समय चक्र की दुहाई, प्रगतिशील नारी का उदाहरण दो या समय चक्र की दुहाई, आदर्श की चुनरी ओढ़ी तुमसे मिलूंगी हर बार पिया। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये गृहिणी है, ये इतना आसान नहीं है कि फाइनेंशियली अगर किसी पर डिपेंड हो और बिना जिद करके तो किताब का रूप नहीं आ सकता। कोई प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से तो जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा, इतना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो खुद फोन किए, किताब आने में जब परेशानी हुई तो ये सब यहाँ अगर हम ना बोले है किताब में भी घर में ही हमेशा होता था कि तुम किताब क्यों नहीं छपवा, तो हम सोचा ऐसी लाइटली बोल रहा है कि मैंने है मेरा कविता उस योग्य नहीं है, लेकिन जब बाहर से लगा तो दोनों तरफ से हुआ, बस किताब के रूप में आके। और ज्योत्सना दीदी को तो मैंने कहीं आना जाना हो, हर जगह उनको लगा ही नहीं परिवार की सदस्य नहीं है, इसलिए बोले कि बिना आपकी उपस्थिति की मैं कार्यक्रम करूंगी ही नहीं। तो उनका मैं धन्यवाद और आभार भी कर रही हूँ कि अपनी छोटी बहन देख के हमेशा उनका स्नेह मिल रहा है। और जूही दी का तो मैं बोली ही कि जिस दिन मैं पहली बार गई, कोई कार्यक्रम खा रही थी, अपने हाथ से मुंह में डाली, तो परिवार उसी दिन, हम घर भी मेरा परिवार है, बाहर भी जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जहाँ नहीं लग रहा है कि थोड़ा वहाँ रुक जा रहे हैं, कदम को रोक ले रहे हैं कि हम घर से घर ही में रहेंगे, हम दिल्ली से बाहर गए ही नहीं कि हम खुला में जा रहे हैं, तो ऐसा जाना ही नहीं है, सबके संरक्षण में ही रहना। बस इतना ही कर सकते, इतना ही बोलने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। एकदम हृदय के उद्गार आपके थे और हमारे दिल तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार आपका। और आपके पति जिनकी स्कूटी पर आप पीछे बैठ के घूमना पसंद करती हैं, क्या आज वे कुछ सुनाएंगे? आज पता नहीं है कि नहीं, अभी वो तो दिख नहीं रहे हैं, घर पे भी नहीं। अपना उद्गार कहो व्यक्त करने के लिए इतना मेहनत किए हैं, दौड़े हैं वो तुम्हारे किताब के लिए सरिता, इतना सबसे ज्यादा उनका योगदान है। और कहो बहुत अच्छा तुम्हारा लगा, सब मन का अपने उद्गार व्यक्त की, बहुत भावुक हो गई है, बहुत बहुत तुम आगे बढ़ती रहो, हम सबों का साथ और आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। बोले कि बहुत बहुत बधाई सरिता जी, जूही दी को प्रणाम मेरा। अच्छा, हमारे बीच एक मिनट, हमारे बीच डॉक्टर कल्याणी कबीर अभी जुड़ी हैं। कल्याणी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? कल्याणी अचानक ही कुछ व्यस्त हो गई थी। डॉक्टर कल्याणी कबीर और हाँ, और डॉक्टर मुदिता चंद्रा, डॉक्टर आशा गुप्ता। दीदी कल्याणी जी के पास ये हैं, देख रहे साथ कार्यक्रम। हाँ, कल्याणी। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते।
मैं जुड़ी थी बात में, जब सुनना बोल रही थी तभी मैं जुड़ी थी, और फिर एक फोन आ गया तो फिर डिस्कनेक्ट हो गई, फिर दोबारा जुड़ी थी। अनीता जी को भी मैंने सुना है, और अभी सरिता जी को भी सुन रही थी। शुरू से ही जब से वो लिखती रही मैं कहते हैं कि भावनाओं में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने से लेखन की सुंदरता और उसमें बढ़ जाती है। तो सरिता जी बहुत सारे संवेदनशील शब्दों बढ़ते रहे। आप सबों ने मिलकर इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, और आदरणीय प्रारंभ से ही जिस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया, मैं उनकी भी कृतज्ञ हूँ कि वो इसी तरह से हमेशा नए लोगों की लेखनी और हम सभी को संबल देती हैं। तो मुझे अपने दिन भी याद आ गए, और जब आज मैं सरिता को देख रही हूँ बोलते हुए तो बहुत कुछ याद आया, पहले का जमाना भी। तो सारा जो क्रेडिट है वो आदरणीय जूही जी, आदरणीय ज्योत्सना जी, अभी मैं उनको भी सुन रही थी, आप सबों के प्रेम को और स्नेह को जाता है। तभी सरिता जी जैसी बिल्कुल ही सीधी साधी और बहुत ही संकोच करती हैं, पर फिर भी लिखने का हौसला वो कमा लेती हैं। तो वो आप सबों का स्नेह ही है। ये कारवां उनका चलता रहे, लेखनी उनकी चलती रहे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देहरी पर धूप के लिए। धन्यवाद कल्याणी। कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर है, और ये है सर, मैं एक कुछ बोलना चाहूंगी। अच्छा, एक मैं मिनट डॉक्टर सरिता। आशा गुप्ता। अच्छा सरिता, एक आशा दी 2 मिनट बस। सरिता, आपके पति जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हैं, अमित हाँ। सिंह होंगे। अमित सिंह जी, आप 2 शब्द जरूर कहना चाहेंगे? हेलो, नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। म्यूट में दबाए हैं क्या? बोलो तुम। अमित सिंह जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलिए, ऑफिस में बैठा हूँ इसलिए जो है तो ज्यादा नहीं बोल सकता। हाँ कहिए अमित जी, हम लोग सुन रहे हैं आपको। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको तो बहुत ऊपर में बैठा दी। आप लोगों के सामने में मेरा इतना मतलब क्या बोलेंगे, ये बात कह के आप लोगों के सामने में मेरा मतलब आपके नज़र में बहुत ऊपर हो गए हम। नहीं, आप उसके योग्य हैं। आपने इतना हमेशा प्रमोट किया है सरिता को, और आपके कारण ही वो यहाँ तक पहुँच पाई है, ऐसा उसने अभी कहा। और हम सब जानते हैं किसी भी औरत के लिए आगे बढ़ना, निकलना असंभव हो जाता है जब तक घर परिवार का सपोर्ट ना हो। आपने इतना उसे आत्मनिर्भर, सशक्त बनाने में, सक्षम बनाने में आपने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आगे भी इतना ही कहूँगा कि आगे भी जो योगदान बन पाएगा हाँ, वो हमारा आगे बढ़ने के लिए जितना संभव होगा हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। जरूर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस कदर बना दिया है कि हर जगह वो नाम रोशन करेगी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। डॉक्टर आशा गुप्ता दीदी कुछ कहना चाह रही थी? मैं सरिता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सकुचाई भी एकदम छुई हुई कली सी सरिता, जिसके अंदर इतने सारे भाव थे, उसको व्यक्त करने के लिए भी वो बहुत ही झिझकती थी, और उसकी झिझक को मैंने धीरे धीरे खुलते देखा। और ये हम
हम सबों ने जो उसको प्रोत्साहन दिया, और उसने सबसे बड़ी बात की, सरिता ने खुद में वो पाया कि वो अपनी बातों को रख सकती है। जो वो कलम से लिखती थी उसको व्यक्त करने के लिए भी उसमें बहुत ही झिझक थी। ये खुलते हुए देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने जो पेशे में देखा है, अपने पेशे में देखा है साहित्य जगत में, ये एक छोटे छोटे कदम होते हैं, और इन छोटे छोटे कदम करते हुए धीरे धीरे आदमी आसमान की तरफ पहुंचता है। धरातल पर रहते भी भावनाओं को एक कलम, कागज, आज का नेट के युग में नेट में व्यक्त करना, सरिता के हर पोस्ट को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और मैंने उसके भावों को खुलते हुए देखा तो लगा कि सच में सरिता किस तरह से अपना साहित्य जगत में रास्ता बनाते रही है। सब लोगों का सपोर्ट ये है कि घर परिवार का भी बहुत ही सपोर्ट का जरूरत होता है, और हमारे संगी साथियों के भी साहस का देने की आवश्यकता होती है। उसके बदले कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। सरिता का बहुत पहले से ही स्वागत था, और अब अपनी पुस्तक के साथ ये देहरी पे धूप लेके आई हूँ जो, और इसके लिए बहुत ही बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सरिता अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रहें और इसी तरह लिखते रहें। अमित सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सरिता के इस भावनाओं को समझा और उसके लिए आगे बढ़ के उसका सपोर्ट किया, तो यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आशा दी। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए, संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रानी सुमिता। रानी सुमिता एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनके कई काव्य संग्रह, इनका एक छप चुका है और शायद दूसरा भी छपने वाला है जल्दी ही। और नियमित पटना के पत्र पत्रिकाओं में, बिहार के पत्र पत्रिकाओं में नियमित इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। बड़े गर्व से हम पढ़ते हैं रानी आपको, और हमेशा लगता है कि रानी सुमिता जब जमशेदपुर में थी तो हमारे इस बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग परिवार से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है रानी आज आपका। माइक ऑन कर लीजिए रानी। बहुत धन्यवाद जूही दी। मैं बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सहयोग की अध्यक्षता हमारी प्रिय डॉक्टर जूही समर्पिता दीदी, आपका बहुत आभार है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊँ यहाँ और अध्यक्षीय भाषण में। इसके लायक मुझे लगा कि मैं अभी क्या बताऊँ, क्या करूँ, इससे जब सीनियर लोग हैं तो। लेकिन खैर आपने सुना, मैं आपके साथ सहमत रहती हूँ हमेशा। आपका आभार है दीदी। सचिव विद्या तिवारी दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना अस्थाना, आदरणीय ज्योत्सना अस्थाना जी, आप आइए ना थोड़ी संचालन कर रहे हैं बस। मैं अभी सुन रही थी। उमा सिंह ने अच्छी विवेचना की। इनकी कविता संग्रह है देहरी करके सरिता सिंह की, और डॉक्टर अनीता शर्मा, इन्हें काफी इनके व्यक्तित्व पर और इनके कृतित्व पर काफी अच्छा प्रकाश डाला। सबसे पहली बात है शांति समझ कवि, अपने इनकी कविताओं के लिए अपने चंद के शब्द लिखे हैं, बहुत बहुमूल्य। ये बहुत किस्मत, बहुत नसीब की बात है कि एक पवित्री शांति सुमन, आदरणीय शांति सुमन दीदी, तो हमारे बीच इस तरह हम छोटे जो हम लोग लिख रहे हैं अभी उम्र में काफी छोटे हैं, उनके भी विचार देती हैं। और ये तो मैं कहूँगी कि सरिता जी बहुत कुछ आपकी कविताओं पर उन्होंने इस तरह अपने जो अपने विचार किया, तो बहुत बहुमूल्य। अब मैं एक बात बताऊं, सरिता सिंह जी को मैं अक्सर सहयोग में थी, जमशेदपुर में थी, मैं उनसे नहीं मिल पाई, मुझे नहीं पता कैसे। मैं तो सहयोग के कार्यक्रम में नहीं जाती, मैंने फिर उन्हें FB पे पढ़ना शुरू किया। तो मैंने देखा कि श्रीमन का भावुक श्रीमन की कविता संवेदनाओं से ओतप्रोत है, संवेदनाओं को
स्त्री होने की थोड़ी सी तड़प दिख रही है, ये कुछ वर्जनाएं हम पे थोपी जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये जीवन सहज होता नहीं, ये बहुत सच बात है। आप कामकाजी हैं, आप कामकाजी नहीं है, ये जीवन सही में एक परीक्षा होती है। तो उसमें ये जो इनका इनका अंतर्मन जो छलकता था, कई बार मैंने इन्हें टोका भी था कि एक कविता मैंने इन्होंने डाला था, साथी हूँ या फिर समथिंग डोरमैट हूँ, तो मैंने इन्हें टोका था कि डोरमैट क्यों, हम स्त्रियां हैं, हम सर्जना हैं, आप जब कुछ सृजन करती हैं, अभी तो आप लोग जो संतान उत्पत्ति का ये स्त्रियों पे जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप गर्व को महसूस करना सीखिए। उन्होंने बताया था कि नहीं, सही बात है, अंदर की कुछ सभी भावनाएं थी जो उनसे निकल गई और निकलना भी चाहिए। तो इनकी कविताएं जो है वह स्त्री मन की आवाज है, और जब एक स्त्री लिखती है तो वो केवल उनके मन के उद्गार नहीं, ऐसे तमाम स्त्रियां हैं उनके पीछे जो उन्हें पढ़ती होंगी, उन्हें पढ़ रही हैं, वे ये सब उनके वो व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, मैं यही मानती हूँ। जैसे आज सरिता जी के अपने मन के तड़पन को, अपने उतार चढ़ाव को उन्होंने कलमबद्ध किया है, जितनी स्त्रियां पढ़ेंगी उनकी उनकी किताब को, गहरी पढ़ेंगी, तो शायद उनको ये महसूस होता है कि मेरे लिए शब्द, ये मेरे मन की बात है, आप यहाँ प्रतिनिधि बन गई इन तमाम स्त्रियों की, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब आप स्त्री की कविताओं की आप प्रतिनिधि बनती हैं, जब आप कलम उठाती हैं, तो ये सामान्य जनमानस से, एक तो बहुत बड़ा सच है, कलम उठाना कोई सच बात बोल, एक वैद्य से एक ईश्वर प्रदत्त एक विशिष्टता अपने आती है, तभी आप एक कलम उठाते हैं। और इनका जो धारा प्रवाह लेखन में देखती हूँ, कुछ कम शब्दों में अपने आप को व्यक्त करती हैं, कुछ कभी कभी इनके गद्य को भी मैंने पढ़ा है, बहुत एक डाउन मेमोरी लेन चली जाती हैं, और बहुत अच्छा एक साथ है उत्तरोत्तर इनका एक मैंने इनका एक विकास देखा है, बहुत लेखन में विकास लगातार मैं देखती हूँ। तो जो कलम उठाती हैं जो स्त्रियां, वे एक सामान्य जन जैसे ऊपर उठ जाए। तो सरिता जी, आप ये समझिए कि आप इस सामान्य जो हम इसमें बहाव में स्त्रियां हैं, चल रही हैं, सैकड़ों, कितने लोगों को मौका मिलता है कि इस तरह अपनी बातें कह सकें, लिख सकें, कलम कितने लोग उकेर पाते हैं अपने शब्दों को, ये संभव नहीं है। तो अगर कुछ लोग जो आपको आपको जो ईश्वर से मिला है, मिली है ये शक्ति, और आप लिख रही हैं, ये एक बहुत बहुत एक सराहनीय कदम है। तो अपनी स्थितियों को, गुण को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, एक जो वैदिष्य हमारी स्त्रियों में है, ये कोई आज की बात नहीं है, हमारा जो सनातन धर्म है, पुराने जो हमारा समाज है, ये काफी समय से विभिन्न स्त्रियों का बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि समय के साथ स्त्रियों के जो का जो पोजीशन था, स्त्रियों की जो स्थिति थी, कई उतार चढ़ाव आते गए। अगर आप वैदिक युग में देखें तो तब तो हमारी स्त्रियां काफी काफी सक्षम, काफी पढ़ी लिखी और मानी जाती थी, और थी ऐसी स्त्रियां, घोषा, आप हम जानते हैं घोषा है, लोपामुद्रा है, सिक्ता, ये सब विदुषी स्त्रियां थी। हम उस तो वो हमारी पूर्वज थी। तो और गार्गी, इनके ये को कौन नहीं जानता, इनकी तर्क शक्ति को, उस वक्त जो समय था, उस समय स्त्रियां एक बहुत विदुषी स्त्रियों के हम वंशज हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तर वैदिक काल में फिर स्त्रियों की स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया। और मैं सोचती हूँ कि जब वैदिक काल में स्त्रियों की पोजीशन बहुत अच्छा था, तो मतलब उस वक्त स्त्रियों को मनुष्य समझा जाता था, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जो हमारा कथन है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि हमें आप मनुष्य समझिए, और कोई भी पुरुष समाज से कोई हमारा भेद नहीं है, साथ साथ सभी चलना चाहते हैं, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, दोनों दोनों में हम चाहते हैं कदम से कदम बढ़ाकर चले। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब स्त्रियों को मनुष्य समझा जाए, उनकी संवेदनाओं को भी समझा जाए, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति को जब समझा जाए। तो ये जो वैदिक काल में स्त्रियां का वैदिष्य जो हम
देखते हैं उस वक्त विदुषी स्त्रियों का उनका जो वर्णन है, तो उस वक्त यानी वे मनुष्य के तौर पे मानी जाती थी। बाद में हाश हुआ, काफी स्त्रियों की स्थिति नीचे आने लगी, काफी अप डाउन उतार चढ़ाव आते चले गए। लेकिन जब हमारा जो आज का समय, अब अगर पितृसत्तात्मक समाज, ये वक्त जरूर है और इसमें हम स्त्रियों की घुटन तो जरूर पढ़ी, मन की आवाजें जो थी स्त्रियों की वो शब्दों में जरूर ढले। लेकिन एक समय ऐसा भी था 17वीं शताब्दी और ये सब 18वीं शताब्दी कि जब स्त्रियां अपने शब्दों को ढाल नहीं सकती। कुछ ऐसे भी बंदिशें थी, पारिवारिक बंदिशें भी थी, आप नहीं शब्दों को आप ढाल सकते, नहीं लिख सकते, कागज में नहीं उकेर सकते। तब स्त्रियों के जो मन के भाव थे, जो कुंठा थी, अंदर का घुटन था, वो लोरियों में निकलने लगे, वे लोकगीतों में निकलने लगे। और ये लोरियां गुज शादी में, ब्याह में, बच्चों के ये पे, जन्म पे। तो एक उस वक्त स्त्रियों का साहित्य इस तरह से। फिर बाद में जब आप मीराबाई, इन लोगों का वक्त था, तो अध्यात्म में स्त्रियों ने अपने मन के भावों को रचा। तो स्त्रियां तो रच ही रही, लिख ही रही है। अब भले ये अलग बात है कि लोकगीतों का आप साहित्य मानते हैं, उन्हें साहित्य के ये पे नहीं माना जाता, ये अलग बात है। लेकिन फिर बाद में मीराबाई के साहित्य को, तो उनके भक्ति लेखन को तो हम सभी जान रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु की थी अम्मा अय्यर, कश्मीर में थी लालेश्वरी। तो स्त्रियों ने एक लंबा समय तय किया है पूरे भारत में। ऐसे ही स्त्री लेखन में अगर इतिहास में अगर आप हम ध्यान दें, तो बहुत जगह बहुत स्त्रियों का लेखन ये सब बहुत ज्यादा अंकित नहीं, स्त्रियों का बहुत ज्यादा लेखन का इतिहास नहीं सामने आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पितृसत्तात्मक कहीं ना कहीं सर चढ़कर तो बोलता है, जहाँ स्त्रियों के लेखन को दबाया जाता रहा। तो लेकिन बाद में 19वीं सदी में जब सारी चीजें बदली, सरोजनी नायडू, रुकैया, इन लोगों ने काफी लेखन किया, और हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, हमारी प्रिया कवित्रियां। लेकिन इसी तरह में एक और आदिवासी कवित्री एक थी, सुशीला सामंत। इनके ये 1935 में मैंने पढ़ा है इनके विषय में। 1935 में इनका कविता संग्रह आया था प्रलाप, बिहार से ही थी, आदिवासी ये थे। तो ये एक मुझे एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त अगर एक आदिवासी लेखन में सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा की समकक्ष वे भी लिख रही थी, और सपनों का संसार इनका फिर 1948 में इनका एक कविता संग्रह आया। तो स्त्रियां तो रच ही रही। ये अलग बात है कि आज के समय में हम जो कह रहे हैं कि हम स्त्रियां की हम पीछे हैं, तो ये हमारी अपनी मन की धारणा है। आप देखिए आज के समय में हम पिछले से काफी समय से काफी आगे हैं। आप आभासी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम सरिता जी को मैंने लगातार नेटवर्क पे पढ़ा, फेसबुक पे पढ़ा। तो इस तरह से जो सारे लेखक जुड़े हुए हैं आज इंटरनेट पे, ये कितने ब्लेस्ड, कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं। तो आज वो समय से काफी दौर से हम आगे चले आए। तो जब हम आगे चले आए, तो हम अपने मन की बात को हम क्यों न आगे बढ़ के लिखें। और यहाँ पर जो एक लेखन है सरिता जी की जो लेखन है, वो बहुत संवेदनशील, बहुत सारी बहुत स्त्री मन की तड़प जो दिखती है। यहाँ पे मैं एक मेरा अब समस्त स्त्री जो लिखती है, कविताएं लिखती है, एक मुझे ये कहना है, या मुझे ऐसा लगता है कि अब स्त्री लेखन एक 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 ऊंचाई पर आ पहुंचा है। अब हमें अपने स्वार्थ सुखाई लेखन से थोड़ा बचना हो। हमें बहुत आवश्यक है कि हम स्त्री रुदन से थोड़ा आगे आए। ये मेरा अपना मानना है। मुख्य धारा कविता में हम क्यों ना बढ़े, हम क्यों ना अपने आप को आगे, सामाजिक सरोकार हैं। हमें अब एक जो पहली जो किताब होती है, वो बड़ी मासूम सी किताब होती है। अनेक जैसे ओस की बूंदे होती हैं, एकदम कोमल सी, उस तरह से पहली किताब होती है। उसमें बहुत सारे मासूम सी कविताएं हैं, बहुत मन की तड़प है, अपनी कुंठाएं हैं, अपनी नाराजगी भी है। तो ये सब बड़े सुंदर शब्दों में ढाला गया है। ये भी आवश्यक है। स्त्रीमन आखिर किधर जाएगा, वो तो अगर वो आज के समय में हम ब्लेस्ड हैं कि हम लिख रहे हैं, हमें पढ़ा जा रहा है, तो हम क्यों ना लिखें, हम क्यों ना छपें।
ये पहले के दौर से स्त्रियां काफी लंबा रास्ता तय करके आई हैं। ये हमें समझना होगा कि हम जो इस सदी में रह रहे हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली लोग, भाग्यशाली लेखिकाएं हैं। तो इस चीज को हम अब आगे कहाँ बढ़ाएं? आगे बढ़ाएं कि हम सामाजिक सरोकारों पे नजर डालें, हम प्रकृति पे, आज की जो स्थिति है, प्रकृति, इन सबों पे नजर डालना बहुत आवश्यक है। जो दोहन हो रहा है, जिस तरह की स्थिति आ गई है, तो एक स्टेप आगे मैं स्त्रियों से अवश्य कहूंगी कि एक स्टेप आगे बढ़े। अब आत्मा आत्म आत्म खुशी के लिए स्वांत सुखाए जो लेखन है, उससे थोड़ा आगे बढ़ने का अब समय है। तो आप इस पे नजर डाल लें, जरूर डालें आप आगे, क्योंकि आपकी कलम में शक्ति है। सरस्वती की आप उपासिका हैं और सरस्वती का बहुत आशीर्वाद है सरिता सिंह पर। तो ऐसी जब संवेदनाएं जब निकल कर आती हैं, तो आप जब अपना कैनवास और विस्तृत करेंगे, चारों तरफ देखेंगे, तो शायद आपकी कविताएं और निखरेंगी, कलम और प्रखर हो। तो इस तरह का करना मुझे लगता है एक कवि के ग्रोथ के लिए उनकी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए एक चीज और है कि बहुत पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे हम अपने मन की भावनाएं लिख डालते हैं कलम पर, अच्छा तो हम एफबी पे डाल देते हैं और तुरंत हमें पता चल जाता है कि अच्छा किसने पसंद की, पसंद आई, नहीं पसंद आई। वो भी बहुत मायने नहीं रखता है कि पसंद नहीं आए, इतने लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, ये सब भी बहुत बहुत मायने नहीं रखता है एक कवि के ग्रोथ के लिए। ये आप अगर अच्छा उकेर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो वो लोगों के मन को छू ही रहा है। वो भले आपके लिए लिखे ना लिखे, उससे भी हतोत्साहित होते हैं। मैं देखती हूँ लोग अक्सर हतोत्साहित होते हैं, हमें इतने ही कमेंट मिल रहे, इतने ही लोगों को, इन सबों पे नहीं जाना है। और दूसरा है कि बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम खूब पढ़ें। हम जो हमारे पहले के कवि हैं, अगर आप गद्य लिख रहे हैं या पद्य लिख रहे हैं, गद्य की ओर अगर बढ़ रहे हैं, तो आप, या पद्य भी, तो आप कविताओं को, जो हमारे पहले लेखक हैं, हमारी कवित्रियां हैं, हमारे जो कवि हैं, उनको आप खूब पढ़ें। पढ़ना ही लेखन को जन्म देता है। ये बहुत आवश्यक है। आपके आपके विचार विस्तृत होते हैं, परिपक्व होते हैं, लेखन में आपके बहुत परिपक्वता आती है। तो ये एक किसी भी लेखक के लिए बहुत, हमें भी मिलता है ये सलाह, हम भी जानते हैं इन बातों को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी ने सलाह दिया, तो मैं अपने साथी लेखिका के लिए, सरिता सिंह को, जरूर ये सलाह दूं, उन तक दूं कि वे खूब पढ़ें और अपनी दृष्टि को काफी बड़े कैनवास की ओर चारों तरफ घुमाएं कि वे कहाँ तक। लेखन, कलम हाथ में आना सहज नहीं होता। अगर आपको कलम, आपके हाथ में कलम आ गया है, तो आप उसको खूब उसका उपयोग करें। आप उस पे खूब अच्छी अच्छी रचनाएं करें। मैं ऐसा चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपका संवेदनशील मन को आपको देखा है। आप एक बड़ी सहज, बहुत उम्दा स्त्री मुझे लगती हैं। बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं आपसे क्यों नहीं मिल पाई। वो जो बातें होती हैं आपकी, काफी बहुत सस्ता, बहुत नॉर्मल। आज की दुनिया में, आभासी जो दुनिया है, आज का जो वैश्विक समय है, इस समय जितने लोगों में बदलाव आ रहे हैं, स्वभाव में अपनी कुंठाएं हैं, अपनी वर्जनाएं हैं, लोग अपने अपने दायरे में सिमटे जा रहे हैं, उससे आप अलग। तो एक उम्दा इंसान होना भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार एक सीनियर लेखिका से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, वरिष्ठ लेखिका, उन्होंने बताया कि उनके दौर में लेखिकाओं का सबका स्वभाव सहज होता था, बहुत नॉर्मल। लेकिन आजकल का दौर थोड़ा बदल गया है। तुम लोग का, उन्होंने कहा, दौर बदल गया है। प्रतिस्पर्धा बहुत है, लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ते देखते हैं या देखना चाहते हैं, कुछ इस तरह की। तो मुझे सचमुच, मैं सोचने लगी, तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि मैं जब वरिष्ठ लेखिकाओं से मिलती हूँ, तो उनकी सहजता, मैं तो कई बार चमत्कृत हो जाती हूँ कि उन्होंने इतने 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 अच्छे उपन्यास, इतने अच्छे कविता संग्रह, ऐसा ऐसा लेखन उन्होंने किया है। लेकिन जब आप बात करेंगे, तो वही सहजता, वही कोमलता, वही मासूमियत। तो ये सब चीज, अगर हमारा जनरेशन, अगर हमारा जो ये है, जो हमारा समय है, ये अपने आप में समेटे, तो एक बड़ी बात होगी। क्योंकि एक लेखक का एक उम्दा इंसान होना, मैं अक्सर अपने वरिष्ठों से ये सुनती हूँ कि उम्दा इंसान होना बहुत आवश्यक है। तो सरिता जी, आप एक सचमुच एक उम्दा इंसान है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने उस मासूमियत को बचाए रखें और खूब कलम चलाएं। तो ऐसी आशा है मेरी। और मैं अब क्या कहूँ, ये अचानक से मुझे इस अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया, तो मैं तो तैयार भी नहीं थी। तो मैंने आपकी कविताओं में एक
एक कविता जो आपकी मैं प्रतिनिधि कविता मानूंगी, मैं जरूर आपके सबके सामने लेकर उसको आऊंगी। उसने कहा था अपने पैरों को थाम लो। उसने कहा था, ये किसी एक के प्रति नहीं होता है, जनरल अक्सर होता है, ये स्त्रियों के साथ ऐसी बातें होती हैं। ये आज के समय में भी ऐसे संदर्भ आते हैं। कोई भी बहुत आपके, अगर आपको कोई आवश्यक नहीं है कि कोई ऐसा पुरुष ही आपके जीवन में हो जो आपको कहे कि आप ऐसा ना करें या ये करें। बहुत सारे ऐसे चारों तरफ से आपको देखने को सुनने को मिलती है ऐसी ऐसी बातें। तो इसमें उनकी एक प्रतिनिधि कविता में अवश्य पढ़ना चाहूंगी। उसने कहा था, थाम लो अपने पैरों को, मैंने थाम लिया। उसने कहा, बंद करो खिड़कियां व दरवाजे, पर्दों में उन्हें ढांप कर रखो, मैंने सिर्फ अनुसरण किया। अंदर की रोशनी कैसे छुपाऊं, अंदर की रोशनी कैसे छुपाऊं, उसने तो बताया कि मैं तो ये कविता, आपकी कविता आपका पूरा कि आप जो एक सृजन जो आपके अंदर अंकुरित हो चुका है, वो अब थमने वाला नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेखनी कभी थमती नहीं है, लेखनी चलती ही रहती है। बस यही अंतर है कि हम इसको कितनी उसमें हम प्रौढ़ता लाते हैं, कैसे हम उसको और परिपक्व करते हैं, कैसे हम अपने लेखन को और समझते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है हम दूसरों को, सबको पढ़े, समकालीन, वरिष्ठ, हम सबको पढ़े और खुद लिखे। और पहले कविता संग्रह की मैं बहुत बधाई दूंगी सरिता जी। ये तो कुछ ऐसा एहसास है, मैं बताऊं, जब पहली बार शिशु को हम गोद लेते हैं जन्म के बाद, तो वो जो ममत्व जगता है, वो अपने पहली किताब को लेने के बाद वही एहसास होता है। क्योंकि हमने और सबने इसी को महसूस किया होगा अपने अपने पहली किताब के साथ। तो ये जो आपकी जो पुस्तक है, कविता संग्रह देहरी पर ही, आपकी देहरी पे, आपके जो मन की देहरी है, मैं इस तरह कहना चाहूंगी, आपके जो मन की देहरी है, उस पे ये जो सृजनात्मकता की धूप है, आपकी कलम की धूप है, आपकी कलम की वजह से फैली हुई है, वो खूब फैले, आपके तमाम अंधकार को, तमस को दूर करे और रोशनी से आलोकित हो पथ, आपका मन, आपका जीवन और अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, पति, बच्चों के साथ आनंदित हो। और सहयोग में जूही दी जैसी जो कोई वरिष्ठ आपको मिल जाते हैं मार्गदर्शन के लिए, जो दीदी की भांति आपको, बड़ी बहन की भांति प्रेम भी दिखाते हैं और आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही किस्मत की बात होती है। मैं सही बताऊं, अच्छे लोगों का आपके जीवन में आना, अच्छे वरिष्ठों का आना, अच्छे लोगों का आना एक बहुत ही किस्मत की बात होती है। मैं तो कुछ चीजों को मानती हूँ कि आप अच्छे लोगों से मिल पाते। तो सरिता जी, मैं आपको बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे अचानक से जो ये बोलना पड़ा, मैंने सोचा कि नहीं, सरिता जी की बात है तो मैं जरूर बोलूंगी। और जूही दी और सहयोग के लिए, सहयोग तो मेरा दूसरा घर है, मैं पहला घर है, मैंने दूसरा बोल के मैंने गलती की। पहला घर है जमशेदपुर, वहाँ की यादें बसी हुई हैं, मैं आऊंगी जल्दी ही वहाँ भी। बहुत धन्यवाद है सहयोग, जूही दी, आप सभी का। और सरिता जी बहुत आगे बढ़े, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी सुमिता जी का। आज बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन रहा आपका। रानी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब स्वांतः सुखाय नहीं लिखना है और अब हमें अपने विकास के लिए लिखना है, अपनी लेखनी को धारदार बनाना होगा, हमें बहुत पढ़ना होगा, अपनी सशक्त लेखनी को पहचानना होगा, न केवल समकालीन लेखकों को बल्कि अपने वरिष्ठ और अपने क्लासिक्स जो हैं हमारे, उन्हें भी हमें अपने साहित्य को पढ़ना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और न सिर्फ सरिता के लिए बल्कि सभी हम सबों के लिए, लेखकों के लिए यह एक मार्गदर्शन दिया है आज रानी ने कि हमें खूब पढ़ना होगा। पहली पुस्तक सचमुच बहुत मासूम सी होती है, बहुत मासूमियत होती है उस पुस्तक में, जो दिल में आता है बस लिख जाते हैं।
लेकिन जब दूसरी पुस्तक छपेगी तो वो बहुत उसमें और सशक्त लेखनी नजर आएगी सरिता की। इस आशीर्वचन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रानी आपको। और अब कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो रहा है, बहुत समय काफ़ी हो चला है। मैं बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की सचिव श्रीमती विद्या तिवारी से आग्रह करती हूँ। हाँ दीदी, मेरे बहुत पारिवारिक सबको हम यहाँ से हम भूल गए थे। पारिवारिक मित्र माने मेरी जेठानी है, भाभी है, हम सबको यहाँ से धन्यवाद। नहीं तो हमको डांट मिलेगा बाद में कि हम लोग उपस्थित हैं, हम घबराहट में सब पूरा शुरू से कार्यक्रम देख रही है। हाजीपुर से मेरी जेठानी है, मेरी भाभी है, पड़ोसी लोग भी है, सारा है, हम भूल गए। और रानी जी को भी हम एक मैसेज देंगे कि हम 10 साल तक यहाँ दिक्सलाई सेवा सदन पुस्तकालय में पढ़े हैं, शायद तभी कलम चला है, हम उनका अनुसरण आगे भी करेंगे। बहुत होता है सरिता, पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करने में अनेक लोगों का सहयोग होता है। हमारे लाइब्रेरी छूट गया था, हमको बोलना था कि लाइब्रेरी के हम बहुत साहित्यिक किताब का रुझान मेरे को लाइब्रेरी से ही मिला। वो मैं देख रही हूँ कि आप सरिता को गढ़ने में पूरे समाज का योगदान रहा है, पूरे परिवार का योगदान रहा है। और सरिता की तरफ से भी, बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की तरफ से भी मैं विद्या तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ औपचारिक रूप से सबों को धन्यवाद दें। कार्यक्रम समापन पर आ गया है और ये औपचारिकता भी मुझे निभानी पड़ रही है। सब तो परिवार के लोग ही हैं। बहुभाषीय साहित्यिक संस्था बहुत के जीवन का सीढ़ी बना है, उनके लिए मंच बना है। आज हमारे शहर के बहुत सारे लेखक लेखिकाओं को अपनी किताब का लोकार्पण करने का शुभ अवसर इसी बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के मंच द्वारा मिला है। सरिता, मैं क्या कहूँ, हृदय से तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि देहरी के धूप को लिखकर तुमने साहित्य जगत के देहरी पर अपना कदम रखा है। तुम एक फूल के रूप में इस देहरी पर हो। धूप तो थोड़ा कभी कभी कठिन भी हो जाता है, लेकिन फूल बहुत ही सुंदर एहसास देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ स्वागत करने के लिए श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना जी का। मंच संचालन और लोकार्पण का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जूही समर्पिता ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया, उन्हें भी बहुत धन्यवाद। और रानी सुमिता जी का अध्यक्षीय भाषण थोड़ा ज्यादा लंबा था, लेकिन बड़ा सारगर्भित था, जैसा कि जूही ने कहा। और उन्हें भी बहुत धन्यवाद, पटना से जुटकर हमें इतना ज्यादा पौष्टिक भोजन, भोज्य पदार्थ और वर्धक ज्ञान देने के लिए। और सबसे ज्यादा मेरा धन्यवाद है उमा जी के लिए। उमा सिंह किसले ने बिना किताब देखे ही सरिता की इस पुस्तक को सबों के सामने बिल्कुल लाकर ऐसे रख दिया। एक एक कविता का उन्होंने जो विश्लेषणात्मक चित्रण किया है, शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। उसके मर्म तक पहुंचकर उन्होंने जो हमें इतना सुंदर से सरिता के व्यक्तित्व का और सरिता के कृतित्व का जो विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो अद्भुत था। उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इतने दूर रहकर भी उन्होंने सहयोग से जुड़कर हमें एकदम भर संतुष्ट कर दिया कि किताब ना होने के बाद भी हर कोई किताब की एक एक कविता, एक एक भाव, एक एक उसकी भावना बहुत अच्छे से समझ सकता है। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारी प्रिय बहन जिन्होंने पुस्तक पर तो उमा ने लिखा, और लेखिका के व्यक्तित्व पर अनीता शर्मा ने बाहर रहते हुए भी इतना सुंदर से किया, बताया कि जो परिचित न होगा वो भी सरिता से बिल्कुल समझ जाएगा कि इनके चरित्र के एक एक गुण, एक एक लक्षण बहुत ही सुंदर उनका भी विश्लेषण था। उनके व्यक्तित्व का हर पहलू उन्होंने छुआ और उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहा गया है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी होती है, लेकिन यहाँ बात
थोड़ी उल्टी है। हमने देखा कि अमित जी आपके पीछे, परिवार, ससुराल, मायका में किसी का साहित्यिक रुचि नहीं रहा, आपका बीच में ये सब लेखन कार्य ये सब छूटा भी रहा। होता है हमारे जीवन में, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, बाल बच्चों का जन्म के बीच, लेकिन उन्होंने आपके पीछे रहकर आज ये सुंदर समय लाया। इतना सुंदर जो आपकी कीर्ति हमारे सामने आज सामने उपस्थित है सरिता, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपके इस पथ को हमेशा वो चरेवेती चलाते रहें और आप इसी तरह सब कुछ लिखते रहें। मैं सहयोग की आशा दी को बोलूंगी, आशा दी बहुत अच्छी बातें बोली, उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। समय निकाल कर कल्याणी ने भी बहुत आपको जो भी कुछ संदेश दिया उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ सहयोग के सभी सदस्यों का और सहयोग बहुभाषी साहित्यिक संस्था सहयोग के बाहर के सदस्यों का भी, जिन्होंने आपके सुंदर से शिशु का मुख देखा आज, क्योंकि हमारे सामने देहरी के रूप में प्रस्तुत है। समय ज्यादा न लेते हुए मैं एक बार जो भी सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम इतनी सुंदर से, इतने सफलता से संपन्न हुआ। और एक बात मैं अब चाहूंगी सरिता आपको कि हमारी जो भी नजर पारखी है उसने आपको एक साधारण गृहिणी नहीं, असाधारण गृहिणी समझा था। और सहयोग का सहयोग तो सबको मिलते ही रहेगा। यहाँ का जो आपका मित्रों का मार्गदर्शन है, उनका सहयोग है, निकटता है और आपकी जो असल रूप सामने में लाने में सहयोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं बहुभाषी साहित्यिक संस्था सहयोग इसी तरह फले फूले, आप जैसे लोगों को देहरी की धूप से देहरी का फूल बनाए, उसके लिए मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। समय बहुत हो गया है, सबको एक बार फिर से धन्यवाद और शुभकामना कि आप और लिखें, सभी सदस्य इसी तरह लिखते रहें और उनका हम लोकार्पण करते रहें, जो कि सहयोग का सब सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यहाँ के लोगों को मंच देना, लेखक लेखिकाओं, कवि कवित्रियों को मंच देना, एक प्रकाशन का मंच देना, इसके लिए मैं फिर से सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, आभार विद्या दी। आज सरिता गीता दुबे हैं शुरू से, छाया दीदी को सरिता बहुत बहुत बधाई हो तुमको, तुम्हारी कविता के तो हम फैन हैं, हमेशा तुम्हारा पढ़ते हैं, जहाँ भी निकलता है तुम्हारी कविता पढ़ते हैं, बहुत ही संवेदनशील होती है तुम्हारी कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गीता दुबे जी को ढेर सारी बधाइयाँ। सरिता बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी कहानी है। हम सबसे मिलना ही चाह रहे थे, हम देख रहे थे सब है। बहुत बहुत बधाई सरिता जी, आपके लिए 2 लाइन। कभी कभी साधारण लोग असाधारण काम कर जाते हैं, ऐसा ही व्यक्तित्व आपका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सरिता कभी भी बहुत प्यारी, बहुत असाधारण ही थी, बहुत प्यारी है। सबको प्रणाम, सबको मेरा स्नेह। सबको आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसे YouTube पर पूरे कार्यक्रम को फिर से देख सकेंगे। चलिए बस अब मीटिंग खत्म होती है। धन्यवाद सबको, प्रणाम।